हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कल हमने प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 में इसकी आगे के टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए जानते हैं दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे आज, ठीक है? नहीं तो सबसे पहले देखेंगे दर्पण का सूत्र, ठीक है? दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी u कहलाती है, जबकि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं और मुख्य फोकस दूरी को f कहते हैं, ठीक है? नहीं तो बी यू और एफ के बीच में निम्न प्रकार संबंध होता है। तो एग्जामिनर आपसे सीधे के सीधे पूछ सकता है कि बी यू एफ के बीच में संबंध दर्शाइए। तो संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है? f फोकस दूरी, फोकस दूरी, b है प्रतिबिंब की दूरी, u है यहाँ पर वस्तु की दूरी, ठीक है? ये तीनों चीज देख लेंगे। u वस्तु की दूरी, b प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। तीनों में अगर संबंध दर्शाएंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा, ठीक है? ये दर्पण का सूत्र कहलाता है। अब आवर्धन का सूत्र देखते हैं। किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर h डैश अपॉन h, ये इसका रेखीय आवर्धन का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। एच डैश यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई है, जबकि h वस्तु की लंबाई है, ठीक है? तो ये दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला इसको होता है I/O। I यहाँ पर इमेज है, प्रतिबिंब है, O वस्तु है, ठीक है? और तीसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है? माइनस का m बराबर माइनस का b अपॉन u। यहाँ पर b जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, जबकि u वस्तु की दूरी है, ठीक है? ये जान लीजिए, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों फॉर्मूले में से ये वाला है, याद कर लेंगे। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। कोई सी भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो F बराबर R/2 ये संबंध होता है, या R बराबर 2F, ठीक है? ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स। स्पर्श करके प्रतिबिंब देखकर, स्पर्श करके निकाल सकते हैं। जैसे आप टच करके देखेंगे, अगर बीच में परावर्तक तल कैसा है? धंसा हुआ है अंदर की ओर, ठीक है? नहीं धंसा हुआ है तो कौन सा वाला हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। और अगर उभरा हुआ है परावर्तक तल, देखिए परावर्तक तल ये वाला होगा, ठीक है? नहीं ये अंदर की ओर धंसा हुआ है तो अवतल, बाहर निकला हुआ है तो, या उभरा हुआ है तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है? उत्तल दर्पण। इस प्रतिबिंब देखकर इसमें क्या है? उत्तल दर्पण। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, छोटा और सीधा, ठीक है? जबकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो
उल्टा भी बनता है इसमें अवतल में, दर्पण में उल्टा बनता है, सीधा भी बनता है और वस्तु से छोटा और बड़ा भी बनता है, लेकिन सामान्यतः जो आवर्धित होता है उसमें बड़ा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे लगा लेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि वायु से कांच में जाती है या जल में जाती है या जल से कांच में जाती है, तो माध्यम जब चेंज होता है तो वो क्या होता है? विचलित हो जाती है। जो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, फिर सीधी रेखा में नहीं जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से सघन, वायु क्या होता है? विरल होता है, जबकि सघन कांच होता है। मतलब विरल माध्यम में अणु दूर दूर होते हैं, जबकि कांच में क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, नहीं, सघन माध्यम में पास पास हो जाते हैं, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देखेंगे आपतित किरण ये जा रही है वायु से, किसमें? कांच में जा रही है, तो जानी चाहिए इस तरह से सीधी, लेकिन सीधी नहीं जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से आप देखेंगे पहले वाली परिभाषा के अंतर्गत। अब ये प्रकाश की किरण आई और ये निकलनी चाहिए सीधी, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है। क्या नहीं जाती है? ये सीधी नहीं जाती है। ठीक है, नहीं, सीधी ना जाकर, मतलब इस जानी चाहिए इस तरह से, लेकिन सीधी ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। परंतु यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे कांच से वायु में जाती है, यहाँ पर इस तरह से कांच से अगर वायु में जाती है तो इस तरह से सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं जाके अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, नहीं, क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर। मतलब ये कांच से, सॉरी, गिलास से किस में जा रही है? एयर में, ए फॉर एयर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था? एयर से गिलास में जा रही थी, कांच में। गिलास क्या है? यहाँ पर कांच है। ठीक है, तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सीधी नहीं जा रही है, ये इधर हो जा रही है। यहाँ पर आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? अपवर्तन कोण है। मतलब अपवर्तित किरण के अपवर्तित होने के पश्चात जो बना कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण, प्रकाश की किरण आती है तो उसके पश्चात जो कोण होता है आपतन कोण होता है। अविलंब तथा ये कहाँ पर बनता है बिंदु? ये आई से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण को, अपवर्तन कोण को आर से। ठीक है, नहीं, ये आप इसमें देख सकते हैं दूसरी वाली पोजीशन में, ये अभिलंब से दूर हट रहा है। क्या है? कांच से वायु में जा रहा है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से निरूपित करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपतन कोण अभिलंब तथा तन बिंदु के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, नहीं, जैसे आप देख सकते हैं N2 A और V, N2 टू ये नीचे आएगा, N2 A और V। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम दो नियम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों नियम याद करेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग ये भी नियम सेम है। ठीक है, नहीं, किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन का अनुपात क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब साइन आई
अपॉन साइन आर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या स्थिरांक रहता है, या नियतांक रहता है, ठीक है नहीं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, किसका नियम कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक को इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, या तो एन से करेंगे या म्यू से करेंगे, ठीक है नहीं, इससे प्रदर्शित करते हैं किसको, अपवर्तनांक को। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। द्रव नंबर 1, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़, जो डूबी हुई छड़ जो होती है वो कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, मतलब ये द्रव है, ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए छड़। अब ये वाटर भर गया, इसमें वाटर में जाने के बाद ये छड़ होनी चाहिए, इस तरह से हमें दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इस तरह से दिखाई ना देकर इस तरह से ये दिखाई देती है, ठीक है नहीं, क्यों दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण, ठीक है नहीं, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है या पास आ जाती है, ठीक है। दूसरा, द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नंबर 3, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। नंबर 4, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का क्षैतिज 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 के नीचे होने पर भी दिखाई देना। सूर्य और तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सब किसके कारण होता है, ये सब घटनाएं जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अब देखते हैं अपवर्तनांक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहा जाता है, ये जान लीजिए, ठीक है। जब प्रकाश का अपवर्तनांक वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब स्नेल वाला नियम जो है वो यहाँ पर लागू होता है, किस पर, निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक पर, ठीक है नहीं। यहाँ पर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक में एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम में होता है। जैसे यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इसमें अपवर्तनांक के चिन्ह एन के दोनों ओर क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है, ठीक है नहीं। जैसे एन है ये, अब दो माध्यम है तो एक माध्यम इधर लिखा जाएगा, दूसरा माध्यम इधर लिखा जाएगा, ठीक है नहीं। जैसे देखेंगे, किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु को ए फॉर एयर, ठीक है नहीं, और कांच को क्या बोलेंगे, जी, जी इधर आ जाएगा, ठीक है नहीं, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अपवर्तनांक को से प्रदर्शित करते हैं तो वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है नहीं। अब दूसरा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पर डब्लू होगा, ये जल के सापेक्ष, जल वाटर, डब्लू वाटर, वाटर का पहला शब्द हो जाएगा डब्लू, ठीक है नहीं, मतलब वाटर के सापेक्ष गिलास, मतलब गिलास बोले तो कांच, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक की निर्भरता निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, कैसा पदार्थ होगा उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, पदार्थ की भौतिक अवस्था, अवस्था ठोस द्रव गैस जो भी है, यह पदार्थ का ताप, मतलब
तापमान कितना है पदार्थ का उस पर निर्भर करेगा। प्रयोग प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगा, किस रंग का है उस रंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है नहीं। जैसे बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है नहीं, किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है अपवर्तनांक, ठीक है नहीं। ये याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है नहीं। कुछ द्रवात्मक माध्यमों के निम्नवत अपवर्तनांक दे रखे हैं, ठीक है नहीं। जैसे वायु का अपवर्तनांक है ये हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003। बर्फ का 1.31, जल का 1.33। ये 3 याद कर लेंगे, और बाकी एक ये चौथा याद कर लेंगे, हीरा। हीरा का क्या होता है, 2.42। सबसे ज्यादा दो चीज याद करेंगे, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अपवर्तनांक किसका होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे ज्यादा हीरा का होता है, ठीक है नहीं, हीरा का होता है। सबसे कम किसका होता है, वायु का। ये दोनों फैक्ट आप याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोनों, वीआई वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों याद कर लेंगे। चलिए अगला, इसमें से क्या क्या याद कर सकते हैं, एक क्राउन कांच का याद कर सकते हैं, और हीरा हो गया, नमक, खनिज, जल, बस इतना ही याद कर लेंगे, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध देखते हैं, ठीक है नहीं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल का अनुपात और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात के बराबर होता है, ठीक है नहीं। जैसे वायु वायु को ए बोलेंगे, एयर, जी कांच को बोलेंगे, ठीक है नहीं। ये हो जाएगा NaG बराबर C/V। सी क्या है यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल, जबकि बी क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर 1 पार्ट 1 में, इसके 3 × 10⁸ होती है, जबकि कांच का क्या होता है, 2 × 10⁸, ये होता है 2 × 10⁸ और ये वाला क्या होता है, 3 × 10⁸ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेस। लेंस किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, एक समतल पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, तो लेंस कहलाता है, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, वह अगर दोनों गोलीय पृष्ठों से घिरा है तब भी लेंस, ठीक है नहीं, गोलीय लेंस हो गया। और एक अगर समतल घिरा है और दूसरा गोलीय है तो समतल गोलीय लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस देखेंगे पहले, फिर अवतल लेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं, बीच में मोटे, ये हो जाएंगे उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटे मिलेंगे आपको, जबकि किनारों पे क्या होंगे, पतले होंगे। लेकिन अवतल लेंस इसके विपरीत होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं, पतले। अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है नहीं। और एक लेंस समतल हो, जिसे इस तरह से बना दिया जाए, तो ये कौन सा हो जाएगा लेंस, देखिए बीच में मोटा है लेकिन किनारे पे पतला है, लेकिन एक बिल्कुल समतल है, तो ये समतल उत्तल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समतल, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, समतल
उत्तल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इस तरह से हो, बीच में पतला और किनारों पे मोटा और एक साइड क्या हो, समतल हो, तो ये हो जाएगा समतल अवतल लेंस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं लेंसों को, ठीक है। अवतल लेंस बीच में पतला, ये बता दिया मैंने, आप देख लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, ठीक है नहीं। बस एक चीज जान लीजिए, हाँ यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, अभी सारी और दूसरा अपसारी, दोनों लेंस देखेंगे। अपसारी क्या होता है, जो प्रकाश को फैलाता है, और अभिसारी क्या होता है, जो प्रकाश को कम, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। कैसे कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अवतल लेंस कैसा होता है, अपसारी होता है। अवतल लेंस होता है अपसारी। उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी होता है, ठीक है। इतना जान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये कौन सा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखो उत्तल लेंस पे प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन ये एक जगह एकत्रित कर दे रहा है, मतलब अभिसारी, मतलब सिकोड़ रहा है, तो ये अभिसारी हो जाएगा, ठीक है नहीं। जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें क्या होता है लेंस में, सी, ये क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है। एफ क्या है, प्रथम फोकस दूरी है, ये प्रथम टू, 2f1, और ये द्वितीय फोकस दूरी है f2, ठीक है नहीं, जान लीजिए, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो इससे आने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, द्वितीय फोकस दूरी पर बनेगा। किस पर बनेगा, द्वितीय फोकस दूरी पर, वास्तविक वस्तु से बड़ा, और उल्टा बनेगा। देखिए लेंस जो होते हैं वो दर्पण के उल्टे होते हैं, अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक, जबकि इधर बनता है तो कैसा बनेगा, आभासी। जबकि दर्पण में ऐसा नहीं था, दर्पण में इस साइड बनता था सामने तो वास्तविक होता था, और पीछे बनता था तो आभासी होता था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बनना है तो कैसे बनना है, छोटा, अब वास्तविक है तो वास्तविक के साथ उल्टा तो चलेगा, कैसे बनना है, उल्टा, और छोटा बनना है, ठीक है। और द्वितीय फोकस पर बनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगने पर रखी हो, किस पर रखी हो, फोकस दूरी के दुगने के बीच में रखी हो, ठीक है नहीं, तब क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, द्वितीय फोकस दूरी तथा फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी के दुगने के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से आकार में छोटा होगा। नंबर 3, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, तो यह वस्तु द्वितीय फोकस दूरी के दुगने पर रखी हो, तो लेंस का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, द्वितीय फोकस दूरी के दुगने पर बनेगा, ठीक है नहीं। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आकार में बराबर बनेगा, ठीक है नहीं, देख सकते हैं आप। अगला, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में रखी हो, तो लेंस की दूसरी ओर 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा, 2f2 इधर इस तरह से हो जाएगा, तथा अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और बड़ा बनेगा। देख सकते हैं वस्तु है, ये वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है नहीं। नंबर 6, जब वस्तु प्रथम फोकस दूरी f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा लेंस के सामने, ठीक है नहीं, लेंस के उसी ओर बनेगा, और बस जिस ओर वस्तु होती है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और बड़ा बनेगा। देखिए इधर जो बनता है वो कैसा रहता है, आभासी, आभासी रहेगा तो सीधी सी बात है, सीधा तो रहेगा ही, सीधा और साथ में बड़ा बन रहा है, ठीक है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये टेबल आप याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है।
अनंत पर वस्तु रखी होती है। देखिए इसमें सारी पोजीशन कैसी हैं, उल्टी हैं। आप देख सकते हैं एक पोजीशन को छोड़कर, ये वाली याद करनी है। बाकी सब में छोटा है, फिर छोटे से बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। सब क्या है, वास्तविक हैं। ये भी आप याद कर लेंगे, बस थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकली ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखो अवतल लेंस क्या है, प्रकाश की किरण पड़ती है इस पे तो ये फैला देता है, ठीक है। नहीं जैसे देखते हैं यहाँ पर पड़ी तो ये फैला रहा है, कहीं एकत्रित नहीं हो रहे, ठीक है। नहीं तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है, ठीक है। नहीं किसके सामने बनता है, लेंस के सामने बनता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा तथा कहाँ पर बनेगा, लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, मतलब लेंस के सामने बनता है, ठीक है। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी हो तो वस्तु की ओर आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। चलिए देखते हैं लेंस का सूत्र और आवर्धन। अब लेंस के सूत्र और आवर्धन में मैंने आपको बताया था, दोनों में क्या होता है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर होता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू। एक बटे एक बटा एफ बराबर एक बटे बी माइनस एक बटे यू, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या है, लेंस का। जबकि दर्पण का कैसा होता है, एक बटे एफ बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे यू होता है, ठीक है। नहीं एक बटे यू होता है, ये क्या हो गया, ये दर्पण का हो गया। दोनों के में अंतर कितना है, बस प्लस का है, ठीक है। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन है, लेंस का आवर्धन देखेंगे। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच, मतलब सेम उसी की तरह रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होती है। जबकि दर्पण में माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर दर्पण होता तो किसका चिन्ह आ जाता, माइनस का चिन्ह आ जाता, ठीक है। हाँ ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, वेरी इंपोर्टेंट लगाएंगे इस पे, बी आई, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। नहीं लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरण को अभिसारित या केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस क्या होता है, अपसारित करता है या फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। अपसारित का मतलब होता है प्रकाश को फैलाना। अगर प्रकाश को फैला रहा है तो अवतल लेंस है, और प्रकाश को केंद्रित कर रहा है मतलब सिकोड़ रहा है तो उत्तल लेंस है, ठीक है। इतना जान लेंगे, ठीक है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस अधिक, और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस कम अभिसारित करता है, ठीक है। नहीं इसी प्रकार कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक और अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस कम अपसारित करता है। लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को लेंस के आवर्धन कहते हैं। मतलब जो किरणों को अपसारित और अपसारित करने की जो क्षमता है, मतलब फैलाने और सिकोड़ने की क्षमता है, मतलब किसको, प्रकाश की किरणों को, ठीक है। नहीं जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कौन सा लेंस है, ये अवतल है। अवतल पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है इस तरह से, तो ये क्या है, अपसारित कर देता है, मतलब फैला देता है इस तरह से, ठीक है। नहीं जबकि अगर उत्तल ले लिया जाए, सॉरी, उत्तल ले लिया जाए, उत्तल लेंस हो गया, इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये क्या करता है, केंद्रित करता है एक जगह, ठीक है। नहीं सिकोड़ता है, ठीक है, इस तरह से कर देता है।
लेंस लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाता है, 1 बटे लेंस की फोकस दूरी। ये किसमें है, मीटर में। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, P बराबर 1/F, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन ये किसमें होगा, मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में। सही है। चलिए, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, सॉरी। P बराबर 100/F। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। इसी प्रकार अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, तो इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, चलिए लेंसों के उपयोग देखते हैं अब। लेंसों के उपयोग देखेंगे, यूजेस ऑफ लेंस। घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस में आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है, मतलब छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं उसे बड़ा करके दिखाता है। ठीक है ना, कौन सा लेंस दिखाता है, उत्तल लेंस। देख सकते हैं आप, उत्तल लेंस की इस वाली पोजीशन में देखेंगे, इस वाली पोजीशन का ये लेंस उपयोग करते हैं उत्तल लेंस में। सॉरी, ये अवतल था, उत्तल लेंस में ये वाला यूज होता है घड़ी साइज में। ठीक है नहीं। चलिए दूसरा, डॉक्टर आँख व बी कान में बीमारी देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नंबर 3, उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे और दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी तथा अन्य प्रकाशिक यंत्रों में भी किया जाता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। जैसे दूरदृष्टि दोष, सॉरी दूरी नहीं, दूरदृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन दोनों का निवारण के लिए देखेंगे आप, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि, सॉरी, निकट दृष्टि दोष तो लिखा हुआ है, ये किसका यूज किया जाता है, अवतल का, अवतल लेंस का। लेकिन अगले अध्याय में हम निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के लिए अच्छे से जानेंगे। ठीक है नहीं। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, बस इसके न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, और बाकी आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, जो आप सभी लोग भली बातें बताएंगे। ठीक है नहीं। यहाँ पर लिख के देना है आपको, दर्पण का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में दर्पण का सूत्र। ठीक है, ये आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में दर्पण का सूत्र। और दूसरा लिखेंगे, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी कांच, सी हीरा, डी एल्कोहल। आप बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है, सबसे ज्यादा किसका अपवर्तनांक होता है इन चारों में से। ठीक है ना, इसका कमेंट करना ना भूलें। और दूसरा, इसे शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है नहीं।
चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद सभी को।